की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का अध्याय 3 जो है वह है वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा के बारे में आप लोगों ने कक्षा 10वीं में पढ़े होंगे और हम कक्षा 12वीं में भी पढ़ेंगे। तो आइए पहले वैद्युत धारा के बारे में हम जान लेते हैं कि वैद्युत धारा होती क्या है। और इसकी यह जो परिभाषा है ये आप कक्षा 10वीं से रटते चले आ रहे हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। अब यह चालक क्या होता है? चालक में आप लोग जानते हैं जिसमें वैद्युत धारा को हम लोग आसानी से क्या कर सकें? प्रवाहित कर सकें। या तो आप यह भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे भी हमारे क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ठीक है। तो यदि किसी चालक में आवेश Q t सेकंड तक प्रवाहित होती है तो परिपथ में जो बहने वाली धारा होगी, धारा को हम लोग व्यक्त करते हैं स्मॉल I से। तो वैद्युत धारा I बराबर Q/T हो जाएगा। और यह Q जो है यह आपका आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। T जो है समय है तो समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। तो वैद्युत धारा I बराबर कूलाम प्रति सेकेंड, या इसे आप एम्पियर कह सकते हैं। एम्पियर को हम लोग कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो यह हो गया वैद्युत धारा। लेकिन वैद्युत धारा को हम लोग किससे नापते हैं? अमीटर के द्वारा नापते हैं। और ये परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और ये जो क्रम है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसके बारे में भी आपने कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं और कक्षा 12 में भी आप पढ़ने वाले हैं अभी। तो कहा गया है कि किसी परिपथ में बहने वाली धारा को अमीटर से मापा जाता है जो परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। आपसे अक्सर पूछ दिया जाता है अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो अमीटर को परिपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वैद्युत धारा की जो दिशा की हम बात करें तो वैद्युत धारा के दिशा जो होती है वह इलेक्ट्रॉन चलने के विपरीत दिशा में होती है। जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसके विपरीत क्या चलती है? वैद्युत धारा चलती है। ठीक है। अब यह कैसे होता है अभी आपको आगे समझाएंगे। ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं, यह आपको हो गया कि जो वैद्युत धारा की दिशा, तो वैद्युत धारा की दिशा को आपने पता कर लिया कि जब इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलेगा उसके विपरीत वैद्युत धारा चलेगी। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन किस तरफ चलता है? इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर चलता है। समझ रहे हैं? तो वैद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर चलेगी, ठीक इसके विपरीत चलेगा। और फिर कहा गया है कि यदि T है, T बराबर 1 सेकेंड हम लेते हैं तो तथा कूलाम Q बराबर भी 1 कूलाम ले लिया जाएगा तो धारा कितनी हो जाती है? 1 एम्पियर। कहने का मतलब क्या है कि यदि जो आपका ये जो फार्मूला बना है I बराबर Q/T, यदि आप T बराबर भी 1 ले लेते हैं, Q बराबर भी 1 लेते हैं तो I बराबर 1/1 बराबर 1 ही आता है, यानी 1 एम्पियर। तो यहाँ से जो आपकी अगर किसी चालक है, अगर आप उसमें 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम प्रवाहित किया जा रहा है तो उसमें जो उत्पन्न विद्युत धारा होगी वह भी कितनी होगी? 1 एम्पियर की होगी। तो 1 एम्पियर की परिभाषा देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बनेगी। यही कहा गया है कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से, अनुप्रस्थ काट का मतलब यही मान लीजिए यह जो आपका चालक है इसका यह जो सिरा है, देख रहे हैं कि नहीं, इसी सिरे को हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का। और अनुप्रस्थ काट को जरूरी नहीं किया है, या आप इसमें भी बीच से भी इसको काट के बना सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप ऐसे कह लीजिए यह कोई आपका चालक है तो चाहे आप यह सिरा ले लीजिए, यह भी आपका अनुप्रस्थ काट कहलाएगा। यहाँ सिरा ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं पर भी आप ले लेंगे तो आपका क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ काट कहलाएगा। अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड होकर गुजरने वाला, अब इसमें से 1 सेकंड में होकर गुजरने वाला अगर वैद्युत आवेश 1 कूलाम हो तो तब चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होती है? 1 एम्पियर। कहने का मतलब कि 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा तो उसमें जो वैद्युत धारा उत्पन्न होगी कितनी होगी? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर क्या हो गया? 1 कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है। या तो आप यहाँ पे 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो यह होगा, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम देखेंगे कि 1 एम्पियर में या तो कूलाम की बात हो गई, तो हम देखेंगे कि आप जानते हैं कि जो धातुओं में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है वह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के द्वारा ही होता है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रवाहित होंगे तो किसी चालक में आप वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है।
तो वही कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो हम यह देखेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है तो एक कूलाम पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हम उसको निकालेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना किस प्रकार से पड़ेगा, आप इसी चीज को आप इस भाषा में लिखेंगे, किसे कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम जो होता है वह एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। हमको एक कूलाम चाहिए, इसलिए एक कूलाम चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे एक के गुणा के रूप में लिख देंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो चीज यहाँ गुणा कहाँ चला जाता है, बटा में चला जाएगा। तो एक कूलाम बराबर यहाँ चला गया बटा में 1/1.6 × 10⁻⁻19 हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। और आप जानते हैं यहाँ दशमलव है, यहाँ क्या है नीचे दशमलव, इस दशमलव को हटाना हो तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा और ये 10⁻⁻19 से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। अब 10/16 को हम जब सॉल्व करने जाएंगे तो 10/16 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 से हम भाग करेंगे 10 में, तो भाग नहीं जाएगी, दशमलव का 0, 16 6 96 हो जाएगा आपका, फिर 4 आएगा दशमलव 0, 16 दूनी 32, 8 16 25 80, यानी इतना आया। और उसके बाद यानी 0.625 × 10⁻⁻19 आया। अब हम दशमलव जब इधर एक खिसकाएंगे तो इसका जो -19 नहीं 19 होगा, तो इसका एक पावर कम हो जाएगा, यानी 6.25 × 10 कह सकते हैं हम लोग 18। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से एक जीरो कम करेंगे तो दशमलव एक अंक किधर किधर के चला जाएगा, दाहिने तरफ चला जाएगा। तो यही निकल कर आया कि एक कूलाम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब इसी मान को हम उठा के कहाँ रखते हैं, जो हमने समीकरण बनाया उसी में हम रख देते हैं। तो एक एम्पियर बराबर निकल कर आया एक कूलाम, तो हमने एक कूलाम की जगह यहाँ पे इसका मान रख दिया 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन रख दिया, और इसके बटा में क्या हो गया 1 हो गया। तो 1 से भाग करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आया 1 एम्पियर बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। यानी 1 एम्पियर बराबर जो इतना इलेक्ट्रॉन आया है, इसका यही मतलब है कि 1 सेकेंड में किसी चालक के एक सिरे से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में प्रवेश करते हैं, और दूसरे ही सिरे से इतने ही इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में क्या करते हैं, उस चालक से बाहर निकलते हैं दूसरे सिरे से। ठीक है, तो यह था आपका वैद्युत धारा के बारे में। अब हम इसके बाद और इसके अगले टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, इसको आप नोट्स कर लीजिए या इसका शॉर्ट स्क्रीन निकाल लीजिए। वैद्युत चालन क्या होता है, तो वैद्युत चालन की डिफिनेशन है कि आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण। कोई आवेशित कण है, मान लीजिए किसी चालक में, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान को जो उसका स्थानांतरण होता है उससे हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालक कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत चालन कहलाता है। तथा यह जो गतिमान आवेशित कण होते हैं, यह जो गतिमान आवेशित कण होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश वाहक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आवेश वाहक कहलाते हैं, क्योंकि यही आवेश या जो कण होते हैं, यही जो कण आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है, आवेश वाहक भी कहा जाता है। ठीक, तो यह हो गया आपका वैद्युत चालन। अब हम देखेंगे कि वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है। जो यह वैद्युत चालन है, इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे कि जो यह इनका मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल का मतलब आपको पता होगा कि जो चालकों में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है वह किसके द्वारा होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते कहाँ और ये कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं, किसी पदार्थ में कहाँ से उत्पन्न होते हैं, अब उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, इससे आप लोग डरिए मत, अभी आपको सब कुछ तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे, आप लोग ये सब सारी बातें जानते हैं कि ठोसों में सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। जितनी भी ठोस धातुएं होती हैं वह विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब कि उसमें जो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। ठीक, किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप की कक्षाओं में होते हैं, वे नाभिक के द्वारा प्रबल आकर्षण बल से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। किसी पदार्थ के परमाणु में जो भी इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करते रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की समीप वाली कक्षा में होते हैं
जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप वाली कक्षा में होते हैं उस पे नाभिक के द्वारा प्रबल आकर्षण बल से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। परंतु नाभिक से दूर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन पर यह बल बहुत ही कम होता है। जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए नाभिक है और नाभिक के इस तरह से कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। अब इस नाभिक में जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वाली कक्षा में जो नाभिक के समीप होंगे, इस पर जो प्रबल आकर्षण बल अधिक होगा, इसका जो आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा, यानी प्रबल होगा। लेकिन जो बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जिससे नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में होंगे इलेक्ट्रॉन, उस पर इस नाभिक का जो आकर्षण बल होगा बहुत ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अब यही जो नाभिक से जो दूर वाली कक्षा है, इस पे कम जब नाभिक के द्वारा आकर्षण बल लगता है, तब क्या किया जाता है कि धातुओं को रगड़कर, अब इस देखिए यही जो बाहर वाली कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु से अलग होते हैं। वह किस प्रकार से अलग होते हैं कि धातुओं को रगड़कर, गर्म कर प्रबल तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र लगाकर दूर वाली अर्थात बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसको गर्म करें, रगड़ें या अधिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएं, तो इसके जो बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन है, जिस पर नाभिक के द्वारा बहुत ही कम आकर्षण बल लग रहा है, इतना अगर उसको रगड़ने पर, गर्म करने क्या होते हैं, जो उसके बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, परमाणु से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। परमाणु से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन और सामान्य धातु की सामान्य ताप व दाब की अवस्था में ही प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर ही मुक्त होकर परमाणुओं के बीच यादृच्छ अथवा अनियमित गति करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इससे अलग होते हैं, इसी धातु के अंदर ही सामान्य ताप व दाब पर अलग होते हैं और उसी धातु के अंदर ही अनियमित रूप से क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। और उसी को हम लोग जो अनियमित रूप से गति करते हैं, उन्हीं को हम यादृच्छ गति कहते हैं या अनियमित गति कहते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा चालक इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। एक बार फिर समझ लीजिए, जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं, जो ये सब चीजें लिखी गई उसका देखिए सार क्या होगा। जैसे इसमें बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई नाभिक है, किसी परमाणु का नाभिक ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर नाभिक होगा, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। इस बात को आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अब जो इसके समीप या नाभिक के समीप वाली कक्षा होगी, इस पर क्या होगा, बहुत ही अधिक आकर्षण बल लगेगा, और इस पे वाले कम लगेगा और इस पे भी कम लगेगा। जो सबसे बाहरी होगा कक्षा, उस पर नाभिक के द्वारा बहुत ही कम आकर्षण बल लगेगा। अब क्या करते हैं, जब भी इसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करना होगा, तो ये जो बाहरी वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग करने के लिए परमाणु से इसको रगड़ा जाता है या गर्म किया जाता है, या अधिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाने पर क्या होते हैं कि ये परमाणु से अलग हो जाते हैं। परमाणु से अलग तो हो जाते हैं और सामान्य ताप और दाब की स्थिति में यह क्या करते हैं, इसी परमाणु के अंदर ही क्या करते हैं, अनियमित रूप से यानी अदृच्छ यानी अपने मन से ही इधर उधर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है तथा या चालक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। यही सब चीजें लिखा गया, बाकी इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा गया है कि जो सभी ठोसों में सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होता है, नाभिक उस पर अधिक प्रबल आकर्षण बल लगाता है, जो इससे दूर होता है उस पर आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रगड़ देते हैं, गर्म कर देते हैं, जिसके वजह से इस पे कि जो बाहरी कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं वह परमाणु से अलग होकर उसी पदार्थ में ही क्या करते हैं, सामान्य ताप व दाब की स्थिति में प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रॉन धातु से मुक्त होकर परमाणुओं के बीच यादृच्छ गति तथा अनियमित गति करने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कहा गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण इनमें निरंतर टक्कर होती रहती है। जैसे कि हम आपको बता दें, एक चित्र के माध्यम से समझ लीजिएगा, यह कोई आपका परमाणु है। ठीक है, समझ लीजिएगा समझने के लिए। अब यहाँ पर कोई मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है,
वह इसमें जब मुक्त होगा तो कभी वह इधर आएगा, तो कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। देख रहे हैं ना, मान लीजिए यहाँ पर गया। अब इसमें जब यह कई इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो आपस में क्या रहते हैं, टकराते रहते हैं। मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन आके इसको टक्कर मारा, फिर ये वाला आके इसको टक्कर मारा, यहाँ जाके यहाँ टक्कर मार रहे हैं। ऐसे करके टक्कर मार के इधर उधर क्या करते रहते हैं, इसी परमाणु यानी पदार्थ के भीतर क्या करते रहते हैं, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। अब यही कहा गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने का में लगातार क्या होती रहती है, टक्कर होती रहती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों की गति एवं दिशा दोनों बदल जाती है। अब जब इसमें आपस में टक्कर होती है तो इनकी जो दिशा व गति क्या होती है, बदल जाती है। जैसे मान लीजिए वह इधर आ रहा था गति करते हुए और इधर जा रहा था, जब दोनों टकराएंगे तो कहीं से तीसरे तरफ भाग जाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। इधर से कोई आ रहा है, टक्कर मारेगा तो कोई इधर चला जाएगा, यानी आपस में टकराते हैं तो कुछ अलग दिशा में चले जाएंगे। जब टकराएंगे तो उनका वेग भी बदल जाएगा और उनकी दिशा भी बदल जाती है, ठीक है। तो वही बात बताया गया है कि जब इसमें क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण इनमें लगातार टक्कर होती रहती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों की गति एवं दिशा बदल जाती है। इतना तो क्लियर हो गया। अब आइए इसके जो टक्कर के जो बताया जा रहा है, इससे हमको अब क्या मिलने वाला है। कहा गया कि किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी को इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त पथ क्या होता है, जैसे दो क्रमागत इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इन दोनों का जब आपस में टक्कर होता है, इन दोनों का आपस में क्या होता है, जब टक्कर होता है, टक्कर के बाद यह जितने भी दूरी चलते हैं इन्हीं दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ कहते हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच जो लिया गया समय होता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। वही चीज कि मुक्त पथ कहते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तथा दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत समय होता है, इन दोनों टक्करों के बीच, यानी दो टक्कर, जैसे मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन आपस में जो टक्कर करते हैं उनके बीच का जो औसत समय होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रांतिकाल कहलाता है। इसे हम टाउ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है केवल उनकी ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है किसके द्वारा होती है, उनकी ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा होती है, समझ रहे हैं ना। इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति को हम लोग ऊष्मीय गति भी कहलाती है। क्या, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति है उसको आप क्या कह सकते हैं, ऊष्मीय गति भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर बताया गया है कि यदि किसी क्षण धातु में उपस्थित n मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग क्रमशः, मान लीजिए कि यह जो धातु है इसमें तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, तो हम मान लेते हैं कितने हैं इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन मान लिया गया है, ठीक है। जब इनके n इलेक्ट्रॉन होंगे तो इन n इलेक्ट्रॉनों का अपना खुद का अलग अलग एक वेग होगा। तो मान लेते हैं जो पहला इलेक्ट्रॉन उसका वेग u1 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का वेग u2 है, तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग u3 है। इस प्रकार से करते करते कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, n इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इनका जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा वह शून्य होगा। औसत वेग क्या होगा, शून्य होगा। क्या शून्य होगा, इससे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जो मुक्त अवस्था में है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर भी तो आएगा, तो इन दोनों का जो परिणामी निकलता है वह क्या आ जाता है, शून्य होता है। इसी प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, यानी वे दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो परिणामी, इनका जो औसत आता है वह क्या आता है, शून्य आता है। तो आप यह जानते रहिएगा कि जब इनका औसत वेग पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनों का किसी पदार्थ के अंदर, तो उनका जो औसत वेग होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से यह था आपका। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, इसको आप नोट्स कर लीजिए, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, ये चीज़ें आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में सब कुछ पढ़ चुके हैं। बस ये दो चीज़ सीखना आपको है कि इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या अधिक होने का, इसमें लगातार टक्कर होती रहती है। आपको पता है जब परमाणु के भीतर जब अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके आपस में बीच क्या होगी, टक्कर होती रहेगी। जब टक्कर होगी तभी तो वह अनियमित गति करते हैं, और टक्कर होती रहती है जिसकी वजह से इनकी दिशा और गति दोनों क्या हो जाती है, बदल जाती है। यह चीज तो आप जान ही गए हैं। अब खाली 2 पॉइंट आपको जानना है कि मुक्त पथ क्या होता है और श्रांति काल क्या होता है। मुक्त पथ यानी 2 क्रमागत टक्करों के बीच। अब 2 क्रमागत टक्करों के बीच मतलब जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में टकराए, इन दोनों टक्करों के बीच का जो पथ की दूरी होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ कहेंगे।
और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। फिर कहा गया है, यह तो हो गया आपका मुक्त पथ। अब हम देखेंगे श्रांतिकाल कि दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय, दोनों टक्कर जब करते उसमें उनका जो औसत समय, यानी यहाँ से जो चला यहाँ तक और यहाँ से जो चला यहाँ, इन दोनों का जो औसत समय होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, श्रांति काल कहलाता है। इसे हम टाउ से व्यक्त करते हैं। ये आपका श्रांति काल हो गया। अब बात आती है उष्मीय वेग का, कि उष्मीय वेग क्या होता है। तो आप जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति केवल उष्मीय ऊर्जा के कारण होता है। अगर किसी परमाणु या किसी पदार्थ के अंदर अगर उष्मीय ऊर्जा ना हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो गति वह संभव नहीं है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा गया है कि केवल उनकी उष्मीय ऊर्जा के कारण होता है, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति उष्मीय गति भी कहलाती है। ठीक है, यह तो हो गया आपका उष्मीय गति। अब उष्मीय गति जो होता है, इनका जब हम औसत वेग निकालते हैं वह शून्य आता है। किस प्रकार से शून्य आता है, कहीं किसी क्षण धातु में उपस्थित यन, अब मान लीजिए किसी क्षण की बात किया जा रहा है कि जो आपका धातु है उसमें जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो मान लीजिए स्मॉल n है। ठीक है, तो जब स्मॉल n होगा तो हम देखेंगे कि एक एक का जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होगा, पहले का u1 होगा, दूसरे का u2 होगा, तीसरे का u3 होगा। इसी तरह करते करते आप में n इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अंतिम वेग जो उसका होगा un हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका जब परिणामी निकालते हैं कि इनका जो औसत वेग निकालते हैं तो वह क्या होता है, शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, क्योंकि कोई मान लीजिए परमाणु कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा u1 वेग से, कोई इलेक्ट्रॉन u2 वेग से इधर आता है, कोई ऊपर जाता है कोई नीचे, यानी वे दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, जिनकी वजह से इनका जो औसत वेग आता है, उनका जो औसत उसमें वेग आता है वह किसके बराबर आता है, शून्य के बराबर आता है। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन या अपवाह वेग क्या होता है। तो इसकी परिभाषा दिया गया है कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से एक दिशा में गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd यानी V सफिक्स d से व्यक्त करते हैं। तो देखिए अभी तक आपने यह देखा कि किसी भी मान लीजिए कि यह कोई एक आपका पदार्थ है, उसके परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते थे वह क्या करते थे, इधर उधर गति करते थे, इसकी कोई दिशा नहीं थी। ठीक है ना, तो यह थे मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इसको क्या किया जा रहा है कि किसी बैटरी से जोड़ दिया जा रहा है। किसी बैटरी से क्या कर दे रहे हैं, जब इसको हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ये प्लस सिला और या माइनस, तो यह क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, ऋणावेश होने के कारण यह क्या होता है, इधर जो प्लस सिरा है, तो जब इधर प्लस सिरा है तो कहीं किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा यह होगी, तो यह जो ऋण है ये प्लस की ओर क्या होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। इनकी दिशा देखिए एक दिशा की तरफ होने लगी है धीरे धीरे। और इधर माइनस सिरा होने का इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और इधर प्लस सिरा होने का इसमें क्या होने लगता है, आकर्षण। जो यह इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते थे, अब जैसे कोई इधर गति करता था, कोई इधर गति करता था, कोई इस दिशा में गति था, कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में गति करता था, यानी इधर उधर गति करते थे परमाणु के अंदर ही। जब इसे बैटरी से जोड़ा जाता है तो यहाँ पर प्लस सिरा और या माइनस सिरा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि प्लस सिरा की ओर क्या होने लगते हैं, आकर्षित होते हैं। इसकी दिशा ऊपर न जाकर अब इसकी दिशा घूम जाती है, इसकी तरफ आने लगते हैं, या उधर न जाकर ये इधर आने लगता है, यह भी इधर आने लगता है, और यह भी क्या होते हैं इधर, यानी सबकी दिशा क्या होती है, प्लस सिरे की ओर हो जाती है, यानी एक तरफ हो जाती है। और इनका जो उस समय हम निकाले थे कि औसत वेग 0 आता था, अब इनका जो औसत वेग आएगा वह Vd आएगा, यानी V सफिक्स d आएगा। वही कहा गया कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, जब यहाँ पे हम बैटरी को जोड़ेंगे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके प्रभाव में जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से, अब यह नियत औसत वेग से क्या होते हैं, एक ही दिशा में गति करने लगते हैं, इन दिशा की गति किधर होती है, प्लस की ओर होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन जो है गति करते हुए प्लस सिरे की ओर आते हैं, इधर आकर्षित होते हैं, इनकी यह जो गति होती है, इन्हीं गति को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे V सफिक्स d से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब हम देखेंगे कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है। तो आपने
अभी अनुगमन वेग देखा और इससे पहले आपने वैद्युत धारा भी पढ़ चुके थे। तो अब हम अनुगमन वेग Vd और वैद्युत धारा I में संबंध निकालेंगे कि इन दोनों में क्या संबंध होता है। तो आइए हम उसके संबंधों के बारे में पढ़ते हैं। तो संबंधों के बारे में देखिए, कहा गया है कि माना किसी धातु के तार के सिरे बैटरी से जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। फिर जिसके फलस्वरूप तार में एक वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाह वेग से चलने लगते हैं। अब देखिए कहा गया है कि कोई तार है, मान लीजिए जो यह आपका एक तार है, देख रहे हैं कि नहीं, यह आपका एक क्या है, यह जो आपका एक कोई तार है, ठीक है, और यह उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल मतलब तार की मोटाई भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अब इसमें बैटरी से जोड़ देते हैं जिसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र। यही कहा गया है कि किसी तार को बैटरी के सिरे से जोड़ते हैं तो जिसके फलस्वरूप तार में वैद्युत क्षेत्र E क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है, और E की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर होगी, ठीक है। और कहा गया वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाह वेग से चलने लगते हैं। जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अभी आपने देखा उसकी दिशा किधर हो गई थी, प्लस की तरफ हो गई थी, ठीक है। अभी तो इधर उधर गति करते थे, जब हम बैटरी को जोड़ दिए, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसकी इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो किधर हो गई, प्लस सिरे की ओर हो गई, ठीक है। और यह जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और जो उसका मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति कर रहे हैं वो इस दिशा में कर रहे हैं। तो वही कहा गया कि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपवाह वेग से क्या करने लगते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। इतना चीज क्लियर हुआ। अब आगे कहा गया है, अब आप इतना सिर्फ जानिएगा कि जब हम किसी तार को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें जो वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होगा उसके विपरीत मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। अब कहा गया है कि यदि तार के परिच्छेद में से, तार के परिच्छेद मैंने बताया ना, यही भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। परिच्छेद मतलब कि उस तार की मोटाई के एकदम पतला सा एक भाग आप समझ सकते हैं को परिच्छेद में से 30 सेकंड से गुजरने वाला, 30 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा लिया गया आवेश Q हो तो तार में वैद्युत धारा I बराबर Q/T होगा। कहने का मतलब क्या, जो परिच्छेद के 30 सेकंड में अब गुजरने वाला, 30 सेकंड में मान लीजिए कितना आवेश गुजरा, Q आवेश गुजरा हो, तो उसमें विद्युत धारा कितनी उत्पन्न होगी, तो विद्युत धारा I बराबर क्या उत्पन्न होगा, Q/T। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि मान लिया कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ आपने ये देखता है ना कि यह जो आपका है यह सिरा देख रहे हैं कि नहीं। कहने का मतलब क्या है कि जो यह सिरा देख रहे हैं यह जो इसकी मोटाई, ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। मान लीजिए क्या है, A है, तथा उसके प्रति एकांक आयतन, उसके प्रति एकांक आयतन का मतलब जैसे कि यह जो हो गया इसका आयतन मान लीजिए एक ही है, इसलिए हो गया ना, इसका जो क्षेत्रफल बहुत ही, इसका जो आयतन होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, आयतन 1 होना चाहिए, क्योंकि यह आयतन 1 होना चाहिए। कहा कि उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए n है, और जो उसका आयतन है उसमें मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है, तो मान लिया जाए अपवाह वेग कितना होगा, Vd। जो इसमें अपवाह वेग है, जो यह आपका अपवाह वेग है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, Vd, V सफिक्स डी होगा, ठीक है। Vd है तो 1 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd होगा। NaVd का मतलब n तो इलेक्ट्रॉन है और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, और वहां से गुजरने वाला जो उसका वेग है कितना है, Vd है, तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, NaVd। तो इसी तरह कहा गया 1 सेकंड में अगर इतना इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो 30 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 1 सेकंड में इतना, तो 30 सेकंड में निकालेंगे, 30 हम इसी में क्या कर देंगे, गुणा। और यह चीज आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा कि 1 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर NaVd × T होगा। इसे Vd नहीं बल्कि V सफिक्स D पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। तो यही कहा गया फिर कि यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा E है, मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो आवेश की मात्रा मान लीजिए कितना है, E है, तब 30 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाला आवेश Q बराबर क्या होता है, तो
तो Q बराबर आपका हो जाएगा NAVD इंटू T और यहाँ पे हो जाएगा इंटू E हो जाएगा। ठीक है, तो Q का मान तो आपको मिल गया। Q का जो मान होता है, Q का मान जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, किसी समीकरण, जो समीकरण ने एक माना है उसी समीकरण में हम क्या करेंगे, रख देंगे। या Q बराबर से आपको समझ में आ रहा है कि NAVD इंटू E क्यों हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि 1 सेकंड में जब इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, कितना गुजर रहे हैं, ये T सेकंड में NAVD इंटू T गुजर रहा है। ठीक है, तो ये T सेकंड में, तो ये क्या है कि T सेकंड में गुजरने वाला आवेश, अब हम क्या निकाल रहे हैं, आवेश निकाल रहे हैं। तो आवेश निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि कितना इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है T सेकंड में, T सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, NEVD इंटू T, इतना तो इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है। और इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा कितनी है, E है, इन्हीं दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, तो यह Q बराबर हो गया। अब Q का मान उठाकर हमने समीकरण 1 में रख दिया, तो समीकरण 1 में I बराबर क्या होता है, Q अपान T। तो Q का मान कितना है, NAVD इंटू T, गुणे में E है और बटा में T, पहले से T से T कट गया, तो I बराबर आपको मिलकर आया NEA यानी NEAVD। और यही देखेंगे आप लोग कि धारा I और अनुगमन वेग D में, V/D में क्या है, संबंध है। ठीक है, तो यह था आपका, और ये जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयार को ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आपसे कल मिलते हैं अगली वीडियो में तो एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, इसका आप लोग नोट्स बना सकते हैं, इसलिए हमने सारी चीज़ों को चित्र बना के सब कुछ लिख दिया है, ताकि आपको नोट्स बनाने में बहुत ही आसानी हो और आपको हर एक चीज़ें क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।